So we are going to start with chapter number 3, which is inheritance and variation, which is our chapter number 3. This is chapter number 3, which is inheritance and variation. Inheritance and variation. ओके, लेट्स स्टार्ट विथ अ सिंपल एग्जाम्पल. एज इन मैं आपको अगर पूछूंगी यहाँ पे 5 औरतें खड़ी की हैं, ठीक है, उसमें से मेरी मम्मी कौन सी है, बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो. कैसे? बिकॉज ऑफ दिस तिल. ये जो तिल मेरे पास है वही सेम टू सेम मेरी मम्मी के पास है राइट हैंड साइड में. यहाँ पे सेम दिस तिल इज़ प्रेजेंट ऑन द राइट हैंड साइड. तो बहुत ईजी होगा 4-5 औरतों में मेरी मम्मी फाइंड आउट करने. एंड 3-4 पगड़ी वाले आदमी भी खड़े कर दिए तो उसमें मेरे डैड कौन से वो भी आइडेंटिफाई कर सकते हो. इट इज़ बिकॉज ऑफ द स्वोलन आइज. सो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वील कॉल दैट एज इनहेरिटेंस. इनहेरिटेंस वर्ड का मतलब क्या होता है? व्हेन वी कॉल इनहेरिटेंस वी हैव इट एज द वर्ड कॉल्ड एज हेरिडिटी. इनहेरिटेंस वर्ड का मतलब क्या होता है? हेरिडिटी. What is the meaning of the word heredity? Heredity word का मतलब है it is the transmission of traits or characters from one generation. There is the transmission of traits or characters from one generation to the next generation. From one generation to the next generation. एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के पास. From one generation to the next generation. To next generation. Okay. So when we speak about transmission of traits from one generation to the next generation, what do we mean? क्या मतलब है उसका? One generation मतलब parents and next generation means they are offsprings. उनके बच्चे. जैसे मेरे माँ बाप पेरेंट्स हैं और उनके में बच्चे, तो क्या होगा? offsprings. That is from parents to offsprings. From parents to offsprings. जैसे मैं आपको अगर एक सिंपल एग्जांपल दूं, सिंपल एग्जांपल. हाँ, पप्पा काला है, मम्मी गोरी है, बच्चे क्या होंगे? ज़ीब्रा. क्या होंगे? Okay, very nice. So children are going to be the dark color. It is because dark color dominant character है. The presence of melanin is the dominant character. So the answer is, if the father is dark color and mother is white, so children are going to be dark color. It is because the dark color is the dominant character and the white color is the recessive character. तो इसका मतलब क्या है? So from one generation to the next is nothing but heredity, or it is called as inheritance. It means the same. The next question comes in our mind. क्या सब कैरेक्टर्स हमारे हेरिडिटी की वजह से होते हैं? नहीं. There is variation also. There is variation also. अभी I'll give you a simple example. क्या मैं एकदम सेम टू सेम मेरे भाई की तरह दिखती हूँ? The answer is no. बिल्कुल भी नहीं. 10% भी नहीं दिखती भाई की तरह. वो बहुत ही गंदा दिखता है, मैं बहुत ही अच्छी दिखती हूँ. ठीक है, इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल. तो
सो वेरिएशन में क्या डिफरेंस है? वेरिएशन वर्ड का मतलब ही क्या होता है? डिफरेंस। वेरिएशन वर्ड का मतलब क्या होता है? ओके, डिफरेंस किसके बीच में? अभी हम बोलते हैं ये तिल आया मम्मी से, ये आंखें स्वोलन आई पप्पा के खानदान से, तो क्या मैं आधा पप्पा आधा मम्मी दिख रही हूँ क्या? वी आर नॉट जीब्रास, ठीक है, हम लोग आधा पप्पा आधा मम्मी नहीं दिख रहे। वेरिएशन वर्ड का मतलब क्या होता है? वेरिएशन मीन्स डिफरेंसेस। वेरिएशन वर्ड का मतलब क्या होता है? डिफरेंसेस। डिफरेंसेस किसके बीच में? बिटवीन पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग्स, मतलब हम में एंड हमारे माँ बाप के बीच में क्या डिफरेंसेस है? बिटवीन द पेरेंट्स एंड द ऑफस्प्रिंग्स, और बिटवीन ऑफस्प्रिंग्स ऑफ द सेम पेरेंट, और बिटवीन ऑफस्प्रिंग्स ऑफ द सेम पेरेंट, ऑफस्प्रिंग्स ऑफ द सेम पेरेंट, और between individual of the same species. So we have individual of same species. Individual of same species. So we have two examples. ये है पापा, ये है मम्मी, ठीक है। इनके बच्चे नंबर 1, ये है बच्चा नंबर 2। बस 2 पे रुक गए, ठीक है। ये दोनों, ये जो दोनों है ना, these two, ठीक है, दिस इज फादर दिस इज मदर। उनका जो फर्स्ट बच्चा कंपेयर टू पेरेंट्स, दे आर हैविंग डिफरेंस। सो वेरिएशन वर्ड का मतलब क्या होता है? डिफरेंस। When we say the word variation, वेरिएशन वर्ड का मतलब ही क्या है? डिफरेंस। डिफरेंस किसके बीच में? बिटवीन दी पेरेंट्स एंड दी ऑफस्प्रिंग्स, मतलब है नंबर 1 पेरेंट्स, मतलब पापा एंड मम्मी एंड बच्चा, पापा एंड मम्मी एंड बच्चा, ठीक है, उनके बीच में डिफरेंस। और बिटवीन बच्चा नंबर 1 एंड बच्चा नंबर 2, विच इज द मीनिंग इज ऑफस्प्रिंग्स ऑफ द सेम पेरेंट। बच्चा नंबर 1 एंड बच्चा नंबर 2, विच मीन्स द ऑफस्प्रिंग्स ऑफ द सेम पेरेंट। इफ़ यू लुक अराउंड ईच अदर, आपस में देख लो कैसे दिखते हो, अलग अलग दिखते हो ना। You all look very different, so it is because of the difference between individual of the same species. We all look very different, so it is the difference between the individuals of the same species. So variation word का मतलब क्या होता है? difference. वेरिएशन वर्ड का मतलब क्या होता है? ओके, अभी आगे ध्यान से सुनो। When we study the term genetics, genetics मतलब क्या होता है? genetics means it is the study, ये 2 टॉपिक का स्टडी, it is the study of नंबर 1 ये टॉपिक है विच इज़ कॉल्ड एज हेरिडिटी, एंड नंबर 2 क्या है? वेरिएशन। जो अपने चैप्टर का नाम है इनहेरिटेंस, मतलब क्या होता है? जो माँ बाप से मिलते कैरेक्टर्स, उसको हेरिडिटी भी बोलते हैं, या तो क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस। उसको हेरिडिटी भी क्या बोलते हैं, या तो क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस। इट इज़ द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। अभी हम लोग इसके बारे में डेफिनेशन क्या देंगे? we'll define this as it is the branch of biology, it is the branch of biology that deals with study of, किसका स्टडी कर रहा है? of heredity and variation, of heredity and variation। सो ये जो ट्रांसमिट हो रहे कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट, दैट इज कॉल्ड एज हेरिडिटी। एंड जो डिफरेंसेस दिख रहे हैं उसको क्या बोलेंगे हम लोग? वेरिएशन। आप सब में भी कुछ कैरेक्टर्स आए होंगे ना माँ बाप के, कुछ तो होंगे किसी में। क्या ऐप में?
पेरेंट्स है वो कैरेक्टर्स कौन से हैं? मम्मी का हाथ में, ओके, आप में मम्मी का कलर, पापा पापा के बाल वैसे पापा का स्किन कलर क्या है? ब्लैक है। देखो पापा उसके डार्क है एंड मदर उसकी फेयर है, वो फेयर में आया है। कुलदीप किसी का नहीं है, बाजू वाले का। उन्हीं का कब्जा। So genetics deals with nothing but heredity and variation. Heredity and variation. Now this genetics was, this word genetics, the word genetics was coined by the scientist. It was coined, मतलब ये जो word है ना genetics, वो कौन से scientist ने दिया था? It was given by the scientist. His name is William Bateson. ये जो वर्ड है ना जेनेटिक्स, वो कौन से साइंटिस्ट ने दिया था? हिज नेम इज विलियम बेटसन। क्या नाम है उनका? विलियम बेटसन। द नेम ऑफ द साइंटिस्ट इज विलियम बेटसन। नाउ विलियम बेटसन इज कॉल्ड एज द पर्सन हु हैज गिवन द वर्ड जेनेटिक्स। जेनेटिक्स जिसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं? वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द हेरिडिटी एंड वेरिएशन। And who is the father of genetics? The father of genetics. दोनों में क्या फ़र्क है? किसने वर्ड दिया था जेनेटिक्स, और कौन है फादर ऑफ जेनेटिक्स? फादर ऑफ जेनेटिक्स इज कॉल्ड एज ग्रेगर जॉन एंड मेंडल। ग्रेगर जॉन एंड मेंडल। ग्रेगर जॉन एंड मेंडल। ही इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। इसको फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं बिकॉज दिस ग्रेगर जॉन एंड मेंडल हैज़ गिवन वेरियस एक्सपेरिमेंट्स। जिसने वर्ड दिया था जेनेटिक्स उसका नाम क्या था? विलियम बेटसन। विलियम बेटसन। सो वॉट एवर कैरेक्टर्स विच आर गेटिंग पास फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, दे आर कॉल्ड एज हेरिडिटी, whereas whatever differences which we can see between the parents and the offspring, that is called as variation. If father is dark, mother is white, we cannot expect a zebra नहीं पैदा होगा obviously. will show or the offspring will show, जो कैरेक्टर जो क्या रहेगा? डोमिनेंट। जो भी ऑफस्प्रिंग पैदा होगा ना उसमें कौन सा कैरेक्टर दिखेगा रेहान? द वन विच इज़ डोमिनेंट, जो प्रभावशाली या तो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर रहेगा वो दिखेगा। जैसे पापा की ब्लैक आइज है, मदर की ब्लू आइज है, कौन सा कैरेक्टर बच्चे में आएगा? इट इज़ ब्लैक आइज बिकॉज ब्लैक आइज इज डोमिनेंट, वेयर ब्लू आइज और ग्रे आइज आर रिसेसिव। जो प्रभावशाली कैरेक्टर है उसको क्या बोलते हैं? डोमिनेंट। जो वीक कैरेक्टर है उसको क्या बोलते हैं? रिसेसिव। So with this we can you all can start this writing. Okay, after this father of genetics which is Gregor, John and Mendel, we are going to see about the actual chapter what we are going to see. चलो एक बार हम लोग देखते हैं, फिर मैं आपको चैप्टर का समरी देती हूँ एक शॉर्ट में, एक जिस्ट क्या क्या पढ़ना है आप लोग को। So let's begin. So here we can see this is chapter number 3, 12th standard. This particular man is Gregor, John and Mendel. Now heredity word देखेंगे तो he looks just like his father. पढ़ा तुमने? अभी चेक करो, ये इसकी शक्ल देखो और इसकी शक्ल, ये नहीं देखा था तुमने ना? पहले देखा था, ठीक है। तो he looks just like the father, right ना आदर्श? पैदा होते सारे आप ये सो देखो क्या सेम दिख रहा है फादर की तरह, ठीक है? तो शी इज सो हैप्पी, लुक एट हर, शी इज सो हैप्पी, ठीक है? सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेरिडिटी? इट इज नथिंग बट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर, किसका? ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। कहाँ से? फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। कहाँ से? फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। सो व्हेन वी कैन सी ओवर हियर, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है हम लोग को? देर आर दी पासिंग ऑफ जेनेटिक ट्रेट्स। जेनेटिक ट्रेट्स आर गेटिंग पास्ड। अभी ये दिखाई देगा आपको, थोड़ा सा फटा है ना इमेज, रीडेबल है नहीं? ये तो मैं करती हूँ, देखो हेरिडिटी ट्रेट्स। ट्रेट वर्ड का मतलब क्या बताया मैंने आपको? कैरेक्टर्स।
ये सब एक्स्ट्रा है, जितना मैंने लिखा है उतना ही पढ़ना है। ये सब फोटोज़ में से वही कॉन्सेप्ट बार बार रिपीट हो रहा है, बट यू हैव टू स्टडी, जो मैंने लिखा है उतना ही स्टडी करना है। पासिंग ऑफ जेनेटिक ट्रेट्स मतलब कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। अगर देखोगे इसके बाल सेम है, पप्पा के, मम्मी के बाल और बेटी के बाल सेम है यहाँ पे, तो दिख रहा है आपको सब ट्रेट्स। चिल्ड्रेन लुक सिमिलर टू देयर पेरेंट्स बिकॉज ऑफ द ट्रेट्स दे इनहेरिट। सिमिलर दिखते हैं, मैंने आइडेंटिकल नहीं बोला, सिमिलर और आइडेंटिकल वर्ड में बहुत सारा फ़र्क है। तो चिल्ड्रेन लुक सिमिलर टू दी पेरेंट्स, इट इज़ बिकॉज ऑफ दी ट्रेड्स दे इनहेरिट। ट्रेड्स मतलब क्या होते हैं? कैरेक्टर्स विच दे आर गोइंग टू इनहेरिट। सो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, फाइन, अभी द पाथवे ऑफ जेनेटिक ट्रेड्स एंड इट्स एक्सप्रेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, सेम हेरिडिटी के बारे में ही बताया। तो पेरेंट्स से क्या आता है? इनहेरिटेंस, एंड सेकेंड पेरेंट्स से प्रॉपर्टी भी आती है, इन्होंने ये बताया, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? ये फोटो देख के पर्टिकुलर, कैन एनीबडी ट्राई एंड टेल मी? आई डिड नॉट आस्क यू व्हाट इज रिटन। मैं बोल रही हूँ तीनों मुर्गियों को देख के क्या दिख रहा है वो बताओ। वेरी गुड, वेरिएशन दिख रहा है। पहले ये तो बोलो, वेरिएशन दिख रहा है, डिफरेंस दिख रहा है। व्हेन वी सी दी फोटोज फर्स्ट और सेकेंड में आपको दिख रहा है ये सर का शेप अलग है, ठीक है, ध्यान लगा के देखना है तो दिखेगा आपको। सर का शेप अलग है, देन द नंबर ऑफ डॉट्स आर डिफरेंट, पूंछ का कलर इज ऑलमोस्ट द सेम, सिर्फ थर्ड का थोड़ा सा अलग है। बट व्हेन वी सी कंपेयर ईयर एंड सेकेंड एंड द थर्ड, वी कैन सी द कलर ऑफ द टेल इज डिफरेंट एंड द डॉट्स ऑन द बॉडी आर ऑल्सो डिफरेंट। तो क्या दिख रहा है आपको? वेरिएशन वर्ड का मतलब क्या होता है? ऑल तीन आर सेम स्पीशीज़ विच इज़ ऑल तीन आर मुर्गी, ठीक है, तो तीनों भी हेन्स है। सो यर वी कैन से डिफरेंसेस है किसके बीच में? बिटवीन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज़, मतलब तुम लोग आपस में क्या है, तुम लोग के बीच में डिफरेंसेस है, और बिटवीन पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग्स, और बिटवीन डिफरेंट ऑफस्प्रिंग्स ऑफ द सेम पेरेंट। मैंने यही लिखवाया, बट मैंने प्रॉपर टेक्निक में लिखवाया, डिफरेंसेस बिटवीन पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग्स, और बिटवीन ऑफस्प्रिंग्स ऑफ द सेम पेरेंट, और बिटवीन इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज, और बिटवीन इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज। आदर्श के बाजू वाला डियर बेटा आप रिपीट करो एक बार वो डेफिनेशन वेरिएशन का। When we see over here, we can see बहुत सारे differences है. These differences are in the rabbit. Rabbit is of the same species. We can have a small rabbit, medium rabbit, large rabbit. We can also see in these. ये क्या दिख रहा है आपको? No, what are these? These are bivalve. बाईवैल्व है जिसमें आपको दिख रहा है क्रस्टेशियंस है, क्रस्ट है, उसमें भी आपको दिख रहा है पैटर्न इज क्वाइट डिफरेंट एंड द कलर इज क्वाइट डिफरेंट। सी सो जेनेटिक वेरिएशन आपको समझा? पहले मैंने क्यों पढ़ाया दिखाने से पहले? पहले पढ़ाती हूँ फिर दिखाती हूँ, इट्स बिकॉज ये दिखाएंगे तो रिविजन होगा। ये पहले दिखाऊंगी तो फिर बाद में पढ़ेंगे तो उससे अच्छा बहुत सारे अलग अलग चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है और हमको पढ़ना है वो अलग है। जेनेटिक वेरिएशन, सो यहाँ पे दिख रहा है ऑल आर वेरी क्यूट, तो यहाँ पे दिख रहा है हम लोग को पॉपुलेशन शोज ऑलवेज शो वेरिएशन इन ट्रेड्स कैरेक्टर्स, नो टू इंडिविजुअल्स आर लुक एग्जैक्टली द सेम एंड दैट इज़ वेरी ट्रू, ठीक है, नो टू इंडिविजुअल लुक एग्जैक्टली द सेम। वेरिएशंस आर कॉज्ड बिकॉज ऑफ टू रीजन्स। वेरिएशंस के रीज़न क्या है? एक तो पहली बात सबके माँ बाप अलग है इस करके हम अलग दिखते हैं, पहला रीज़न ये है। सेकेंड, कुछ लोग अजीब हो जाते हैं, इट इज़ बिकॉज ऑफ म्यूटेशन। म्यूटेशन मतलब सडन चेंज, म्यूटेशन मतलब सडन चेंज। एंड देन देर इज़ जीन शफलिंग ड्यूरिंग सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। When we say the word gene shuffling during sexual reproduction, मतलब जो हमारे में 46 क्रोमोसोम्स है उसमें से 23 क्रोमोसोम्स कमिंग फ्रॉम द फादर एंड 23 फ्रॉम द मदर, तो उनके बीच में भी शफलिंग होता है। कुछ कुछ पे फादर के कैरेक्टर्स डोमिनेंट बन जाते हैं, सम कैरेक्टर्स ऑफ द मदर बिकम डोमिनेंट एंड विजिबल इन अस।
समझा आपको? सम तो जीन्स का शफलिंग होता है ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जीन्स का शफलिंग, सो इसके वजह से वेरिएशंस है। ये पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, ये ऑप्शनल है, ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए दिया गया है। बाकी आपको वेरिएशन के बारे में उतना ही पढ़ना है जितना आपको लिखाया गया है। फाइन, you can see very interesting figure over here. You can see an interesting figure. इन्होंने जो ओपन करके देखा that is nothing but DNA, where you can see these scientists, they are seeing it with the magnifying glass and people who are their assistant are noting it down, whereas other people have something called as telescope, not to see the stars, it is to see the genes and DNA. When we are studying genetics, जेनेटिक्स का स्टडी करें, इट इज़ नथिंग बट इट इज़ द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। किसके बारे में स्टडी करें? हेरिडिटी एंड वेरिएशन इज कॉल्ड एज जेनेटिक्स। ओके, just look at this. I will be teaching this on the blank page, but we'll see. यहाँ पे फर्स्ट थिंग दे हैव टोल्ड अस इज़ अबाउट, मैंने आपको स्टार्ट करते वक्त ही बताया ना बच्चा लोग, क्या बताया मैंने आपको? जो हेरिडिटी रहता है ना उसी को ही क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस। ये पहला क्लियर हुआ था। सो ये आपको हेरिडिटी और इनहेरिटेंस का डेफिनेशन सबको आता है, ठीक है। अभी जो मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस है ना, इट वाज सक्सेसफुली इन्वेस्टिगेटेड बिफोर द क्रोमोसोम्स और जीन्स वर नोन। मतलब अभी तक क्रोमोसोम का डिस्कवरी नहीं हुआ था, जीन्स, ठीक है। एक बात मेरे को पहले बताइए, आपको बेसिक्स में ये पता है दैट व्हेन वी स्टार्ट विथ अ सिंगल सेल, यस मिथिल बेटा, ये सिंगल सेल में ये जो सेंट्रल वेरी इंपॉर्टेंट कंट्रोलिंग सेंटर रहता है सेल का, व्हाट इज दिस कॉल्ड एज? ठीक है, व्हाट इज दैट कॉल्ड एज? न्यूक्लियस, ठीक है। दिस न्यूक्लियस इज कंटेनिंग स्ट्रक्चर्स विच आर नथिंग बट जो जेनेटिक एलिमेंट्स है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ये इसको क्या बोलते हैं? व्हाट आर दीज कॉल्ड एज? क्रोमोसोम्स। आई रिमूव दिस क्रोमोसोम आउटसाइड, वाई बाजू वाली, वाई दिस इज कॉल्ड एज बेटा क्रोमोसोम? इसको क्रोमोसोम क्यों बोलते हैं? क्रोमा मतलब कलर, जोमा मतलब बॉडी। क्रोमोसोम is chroma because of color and soma because of body. So these are colored bodies and they get stained and they can be seen under the microscope. So that is why it is called as chromosome. Chroma color, soma body, so chromosome. So when we see this particular chromosome, Alisha, chromosome is made up of units which are called as, chromosomes के अंदर जो smaller units है उसको क्या बोलते हैं? 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 वेरी गुड, किसने बोला? वेरी, क्या बोलते बेटा? शाबाश। सो क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ जीन्स एंड व्हेन वी रिमूव ओवर हियर अ जीन, व्हाट वी हैव ओवर हियर? This is called as what? DNA. This is called as what? DNA. So when we start with the biggest unit, chromosome, chromosomes are made up of genes and genes are made up of what? DNA. मतलब सबसे पहले बड़ा क्रोमोसोम है, वो किस कौन से यूनिट से बना है? जीन से। एंड DNA, genes are made up of DNA. So if we have to define a gene, अगर हमको जीन डिफाइन करना है, ठीक है, इफ़ वी गॉट टू डिफाइन जीन, हाउ वुड वी डू दैट? जीन मतलब क्या रहेगा? एक सेगमेंट रहेगा। जीन इज नथिंग बट अ सेगमेंट ऑफ डीएनए, सेगमेंट रहने वाला है डीएनए का, याद रखो। एंड मेनी जीन्स आर प्रेजेंट कहाँ पे? ऑन दी क्रोमोसोम। सो बिफोर ये ग्रेगर जॉन एंड मेंडल को क्रेडिट जाता है फॉर डिस्कवरी ऑफ जेनेटिक्स, इवन बिफोर दीज क्रोमोसोम्स वर डिस्कवर्ड एंड इवन बिफोर दीज जीन्स वर डिस्कवर्ड। मतलब क्रोमोसोम्स और जीन्स डिस्कवर होने से पहले ही ग्रेगर जॉन एंड मेंडल ने ये डिस्कवर किया था इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के बारे में। सो सच एन इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी इज डन बाय दिस ग्रेट पर्सन. So here we can see the mechanism of inheritance was successfully investigated even before the chromosomes were observed or the genes were known. मतलब क्रोमोसोम्स भी डिस्कवर नहीं हुए थे, जीन्स के बारे में भी नहीं पता था,
तभी ग्रेगर जॉन एंड मेंडल ने डिस्कवर किया था. नाउ दिस पर्सन ग्रेगर जॉन एंड मेंडल वॉज नॉट बोलते हैं ना हैविंग अ वेरी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड. ही वॉज द सन, बेटा था किसका, ऑफ अ पेजेंट फार्मर विच इज़ अ पुअर फार्मर, एंड वेयर ही वॉज स्टेइंग इन द प्लेस कॉल्ड एज मोराविया, एंड द ईयर इज 1822. कौन सा ईयर है? 1822. सो ग्रेगर जॉन एंड मेंडल, the son of a peasant farmer, which is a poor farmer, was living in the place called as Moravia, born in the year 1822. Now, Gregor Mendel first gave accurate explanation about the mechanism of inheritance. Now, during that time, he did not have, उसके पास अभी क्रोमोसोम, DNA, कोई भी चीज़ का डिस्कवरी नहीं था. तो उसके पास जो सिंपल एक्सपेरिमेंटेशन का टेक्निक था वो एक ही अवेलेबल था, हाइब्रिडाइजेशन. आप अगर मुझे पूछोगे हाइब्रिडाइजेशन को एकदम सिंपल भाषा में बताओ तो क्या बताओगे बेटा आप अनुराग? हम कोई भी सीड्स को करके क्या होता है, जनरेट करते हैं. मिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ जिसको रिकास्ट करते हैं फॉर्मिंग. अभी देखो फॉर एग्जाम्पल इफ आदर्श इज अ सीड, यू आर अ सीड, तुम दोनों का हाइब्रिड बनाया तो हमारे पास जो न्यू सीड होगा उसका नाम होगा आदर्श अनुराग. ठीक है. सो हाइब्रिडाइजेशन इज अ टेक्निक ऑफ कंबाइनिंग टू डिफरेंट प्लांट्स, कैरेक्टर्स दो अलग अलग प्लांट्स के. सो आदर्श से हमने अच्छे आदर्श के कैरेक्टर्स लिए, अनुराग से अच्छे अनुराग के कैरेक्टर्स लिए, अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स दोनों के, एंड कंबाइन करके न्यू वैरायटी बनाया. I know we'll have few characters but no problems. Few characters from Adarsh and many characters from Anurag will combine and we are going to get a new hybrid variety. Hybrid variety समझा आपको? It's like mixing of two different plants. So he had used the technique of hybridization while doing his experimentation. And जो उसने अपना जो model use किया था, he was having a model that was the model organism is nothing but he had chosen was garden pea. किसको चूज़ किया था उसने? गार्डन पी, जिसका अभी सीज़न निकल चुका है, अभी महंगे हो गए हैं, अभी पैकेट वाले फ्रोज़न खाओ. इट इज़ पिज़म सटाइवम. It is called as Pisum sativum, where P will be capital because it is the name of the genus, and S will be small. S will start small because it is the name of the species. P will be written as capital because it is the name of the genus. S will be written as small because it is the name of the species. Both the words are going to have a gap between them. दोनों भी words को underline होगा separately. These are the particular rules of binomial nomenclature given by Carolus Linnaeus. क्या था पढ़ा? वापस बताओ. फर्स्ट नेम क्या होता है? नेम ऑफ द जीनस, स्टार्ट्स विद द कैपिटल लेटर. सेकेंड वर्ड इज द नेम ऑफ द स्पीशीज, स्टार्ट्स विद द स्मॉल लेटर. दोनों भी वर्ड्स को हम लोग क्या करते हैं? सेपरेटली लिखते हैं आणि अंडरलाइन पण करतात सेपरेटली, राइट? इट इज़ दी कॉल्ड एज बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर. सो गार्डन पी उसने यूज़ किया. अभी इसमें हुआ क्या? ठीक है, इसमें हुआ क्या? ऑस्ट्रियन मॉन्क, ही वॉज एन ऑस्ट्रियन मॉन्क, मतलब प्रीस्ट था ये. ही स्टडीड द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट इन पी प्लांट्स. किसके ऊपर स्टडी किया? ट्रेट्स इन पी प्लांट्स. और इसने डेवलप किया लॉज ऑफ इनहेरिटेंस. इनहेरिटेंस मतलब जो हेरिडिटी के लॉज हम लोग पढ़ने वाले हैं ना, हम लोग क्या पढ़ने वाले? वी आर गोइंग टू सी मेंडल्स फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, सेकेंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, थर्ड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस. सो these Mendel's law of inheritance were given by him. Abhi what happened was this fellow who was so unlucky, he did discovery, ठीक है, सब कुछ किया. he died in around 1865 something, he died, but his work remained unnoticed. उसने लॉज भी डिस्कवर किए, उसने पब्लिश भी किया एक मैगज़ीन में जिसमें प्लांट्स का जर्नल लिखा जाता है, उस मैगज़ीन में अपना वर्क को पब्लिश भी किया, बट इतना नज़र में आया नहीं. हिज वर्क रिमेन अननोटिस्ड. वो 1900 में, इन द ईयर 1900 वी कैन से 1800s में उसका वर्क डिस्कवर्ड नहीं हुआ. उसके मरने के कई साल बाद हिज वर्क बिकेम नोटिस्ड बाय 3 साइंटिस्ट. उनके नाम मैं आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा सिखा रही हूँ. देयर नेम इज हुगो डी व्रीज, कार्ल कोरेंस, एरिक टेशमार्क. I would call them
डी वरीज, कोरेंस एंड टेशमार्क। मैंने पूरा नाम दिया है, बट नॉर्मली हम लोग यूज़ करते हैं हुगो डी वरीज, पूरा नहीं बोलते, डी वरीज बोलते हैं, कोरेंस एंड टेशमार्क। इट इज़ बिकॉज दिस इज टेशमार्क का स्पेलिंग, फाइन। सो दीज आर दी 3 साइंटिस्ट हु हैव गिव, मतलब उन्होंने क्या किया, रीडिस्कवर किया जो मेंडल का वर्क अननोटिस था, ठीक है। ये आपको सिर्फ यहाँ पे यही लिखा है, मेंडल्स वर्क वॉज नॉट रिकग्नाइज टिल 1800, नाउ ही इज़ कॉल्ड एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। आफ्टर दीज 3 ग्रेट पीपल, उन्होंने बताया अरे जो मेंडल मरने से पहले बोल के गया था वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी था। सो येस, उसके भले मरने के बाद उसके नाम को इम्पोर्टेंस दिया, उसी के लॉज को नाम दिया गया मेंडल्स फर्स्ट लॉ, मेंडल्स सेकेंड लॉ एंड मेंडल्स थर्ड लॉ। तो द डिस्कवरी विच ही डिड इन हिज लाइफ टाइम, जो इतना मेहनत पूरे ज़िंदगी भर में किया, उसका फल कभी मिला उसको मरने के बाद। सो लेट्स बिगिन। इसमें कुछ भी नहीं लिखना है आपको एज सच, आपको सिर्फ ये याद रखना है ग्रेगर जॉन एंड मेंडल ने कौन सा प्लांट यूज़ किया था, वो प्लांट का नाम लिख लो, गार्डन पी विच इज़ पिजम सटाइवम। आपने लिखा है फादर ऑफ जेनेटिक्स। उसके बाद में आप ये लिख सकते हो, ये वाला लाइन देखो, स्टडीड द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स इन पी प्लांट्स। ये वाला लाइन देखो, मैंने आई हैव हाईलाइटेड दिस लाइन, यू हैव टू राइट दिस ओनली, स्टडीड द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स इन पी प्लांट्स। आई एम गोइंग टू स्टार्ट विथ लाइक मैं आपको अभी इसका बताती हूँ, ये जो गार्डन पी है ना, व्हाई इज़ दैट प्लांट सो स्पेशल। ये जो है ना ग्रेगर जॉन एंड मेंडल, व्हाई डिड ही सिलेक्ट दिस पर्टिकुलर प्लांट, क्या इसमें इतना स्पेशलिटी है। वाओ, we have such a nice answer by Stavan. Why did he choose garden pea for his experiments? Stavan says उसको पुलाव में डाल सकते हैं, उसको बिरयानी में डाल सकते हैं, उसका ग्रेवी वाला भाजी भी बना सकते हैं, एंड सबसे हेल्दी इज़ द पीस प्यूरी, सैंडविच भी बना सकते हैं। ठीक है, अभी हम सोचे ये ग्रेगर जॉन एंड मेंडल ने क्यों यूज़ किया, वो तो स्तवन क्यों यूज़ कर रहा है वो बताया। अभी हम लोग देखने वाले हैं व्हाई मेंडल सिलेक्टेड गार्डन पी फॉर हिज एक्सपेरिमेंटेशन, तो उसका रीज़न क्या है वो हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है बच्चा लोग, इट इज़ बिलीव ना दैट इज़ ऑलवेज फर्स्ट, पढ़ाई में भी लास्ट, फाइन। अभी हम लोग 3 चीज़ एकदम कंटिन्यूसली पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट इज रीज़न फॉर सिलेक्टिंग गार्डन पी, पहला टॉपिक क्या आएगा, रीज़न फॉर सिलेक्टिंग गार्डन पी। सेकेंड आएगा गार्डन पी के अंदर कौन से 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स है वो आएगा, एंड थर्ड इज व्हाई डिड मेंडल गेट सक्सेस। सो ये तीनों आंसर्स एक साथ में पढ़ेंगे। पहला हम लोग पढ़ रहे हैं व्हाट आर द रीजंस फॉर सिलेक्टिंग गार्डन पी, सेकेंड क्या पढ़ने वाले हैं 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स इन गार्डन पी, एंड थर्ड रीजंस फॉर मेंडल सक्सेस। सो लेट्स बिगिन। First is reasons for selecting garden pea. Selecting garden pea, अभी सबसे फर्स्ट रीज़न है, आप लोग सिर्फ एकदम ध्यान से सुनने का ही काम करो, डू नॉट डू एनीथिंग एल्स, सिर्फ सुनने का काम करो प्लीज़। सो व्हाट आर द रीजंस फॉर सिलेक्टिंग गार्डन पी। सो वील मूव टू फर्स्ट रीज़न। ये जो गार्डन पी है ना, ये एक एनुअल प्लांट है, एनुअल प्लांट, इट इज़ एन एनुअल प्लांट विथ अ वेरी शॉर्ट लाइफ साइकिल। एनुअल प्लांट है मीन्स इट इज़ ग्रोइंग थ्रू आउट द ईयर एंड हैज़ शॉर्ट लाइफ साइकिल। क्या है उसके पास, शॉर्ट लाइफ साइकिल है विच इज़ ऑफ 3 to 4 months, 3 to 4 months. So what we can say, yes मिथिल, अगर उसका लाइफ साइकिल 3 to 4 months है, बाकी लोग भी ट्राई करके बताइए। आई डो नॉट नो एवरीबडीज नेम। प्रदीप है, अनुराग, आदर्श, आपका नाम क्या है बेटा? अनिकेत, ठीक है। आपका नाम है सलोनी, सबा, ओके।
सो मुझे बताइए अगर वो 3 to 4 months उसका लाइफ साइकिल है तो 1 year में हाउ मेनी क्रॉप्स वी कैन हैव? यस, वेरी गुड. सो वी कैन ग्रो देम 3 to 4 times इन अ ईयर. ऐसा नहीं है बेचारे फार्मर को सो करके देखना पड़ेगा उसको साल भर, ऐसा हालत नहीं है. सो ये प्लांट को सिलेक्ट करने का रीज़न है इट्स एन एनुअल प्लांट, इट हैज़ अ शॉर्ट लाइफ साइकिल सो ऑफ 3 to 4 months. सो वी कैन ग्रो इन 3 to 4 times इन अ ईयर. नेक्स्ट, और उसको जल्दी रिजल्ट मिल रहा था. ग्रो करने के बाद हाइब्रिडाइजेशन बने कि नहीं हाइब्रिड, उसको 3 से 4 महीने में आंसर मिल रहा था वेदर वी आर गेटिंग हाइब्रिडाइजेशन है सक्सेसफुल और नो. फिर उसके बाद में इट इज़ अ हर्बेशियस प्लांट. इट इज़ अ हर्बेशियस प्लांट. हर्बेशियस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? एंड कैन बी ग्रोन इन लार्ज नंबर्स. यस, एनीबडी? herbaceous plant and can be grown in large numbers, which means क्या हम लोग इसका ना हाइट बहुत छोटा होता है. ये हाइट में कैसे झाड़ है, बहुत छोटे हैं, ठीक है. सो इनको ज़्यादा जगह नहीं लगती है तो हाइट में और बॉडी में भी बहुत छोटे हैं. सो दे कैन बी ग्रोन इन लार्ज नंबर्स. कैसे ग्रो कर सकते हैं उसको हम? इन लार्ज नंबर्स. स्मॉल हर्बेशियस प्लांट. सेकेंड पॉइंट अभी ना ये फर्स्ट पॉइंट में मेन वर्ड समझा. एनुअल है, पूरे साल भर ग्रो कर रहे हैं. वी कैन हैव 3 to 4 क्रॉप्स. हाइट कम है, जगह कम लगती है, लार्ज नंबर्स में ग्रो कर सकते हैं. अभी इसने बेचारे ने एक्सपेरिमेंटेशन ना 2-2 झाड़ को क्रॉस करके नहीं किया, एक साथ में उसने 1000 प्लांट्स प्लांट किया. तो उसको मालूम पड़ेगा ना 1000 में 500-600 वर शोइंग वन पर्टिकुलर कैरेक्टर, 200 वर शोइंग डिफरेंट कैरेक्टर, 200 वर शोइंग डिफरेंट कैरेक्टर एंड 100 वर शोइंग डिफरेंट कैरेक्टर. तो ही तो उसको रेशियो मिला. कौन सा रेशियो मिला? 9:3:3:1. समझ में आया? उसने 2 झाड़ सिलेक्ट करके कभी नहीं किया, बहुत सारे नंबर्स में ग्रो किया. नाउ नेक्स्ट, दिस गार्डन पी इज़ अ बाइसेक्सुअल प्लांट. व्हेन वी से बाइसेक्सुअल प्लांट मीन्स अ फ्लावर जिसके अंदर दोनों भी पार्ट्स रहेंगे, मेल पार्ट भी रहेगा और क्या रहेगा, फीमेल पार्ट भी रहेगा. इफ़ वी हैव अ पर्टिकुलर फ्लावर जिसमें मेल पार्ट भी है स्टेमन, फीमेल पार्ट भी है कार्पल्स, सो क्या होगा? दे आर नेचुरली कैसे रहेंगे वो? सेल्फ पॉलिनेटिंग. नेचुरली कैसे रहेंगे वो? मतलब उनको किसी की ज़रूरत नहीं है, बाहर वाले मेल गैमेट की ज़रूरत नहीं है, मेल को बाहर वाली फीमेल गैमेट की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज फ्लावर क्या है? बाइसेक्सुअल है. सेकेंड है, फ्लावर्स आर बाइसेक्सुअल एंड नेचुरली, फ्लावर्स आर बाइसेक्सुअल एंड नेचुरली सेल्फ पॉलिनेटिंग. ये जो कैटेगरी है ना, ये एंड नेचुरली सेल्फ पॉलिनेटिंग, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. जब भी हम लोग ना फर्स्ट जनरेशन पढ़ेंगे ना, फर्स्ट जनरेशन, उसके बाद में जब भी हम सेल्फिंग लिखेंगे ना, सेल्फिंग का मतलब क्या है? वो क्या कर सकते हैं? दे आर नेचुरली सेल्फ पॉलिनेटिंग. दे कैन डू दी प्रोसेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन. दे आर नेचुरली सेल्फ पॉलिनेटिंग. ये पॉइंट समझ में आया? जब ये बाइसेक्सुअल है तो जो हमको फर्स्ट जनरेशन में मिले बच्चे, उनको आपस में हम लोग क्या कर सकते हैं? खुद का खुद सेल्फ पॉलिनेट कर सकते हैं, बिकॉज वो क्या है? बाइसेक्सुअल है. बाइसेक्सुअल. थर्ड पॉइंट, फ्लावर्स आर लार्ज फॉर इजी इमैस्कुलेशन. फ्लावर्स आर लार्ज and can be easily emasculated and can be easily emasculated. Flowers are large and emasculation, which is emasculation word का मतलब क्या होता है? removal of stamen. removal किसका? of stamens. when we say the word stamen we mean the male component, male part. male part को क्या बोलेंगे हम लोग? stamen. so removal of stamens. Flowers are large enough and emasculation and cross pollination is possible. क्रॉस पॉलिनेशन कैसा है? इज पॉसिबल. सो फ्लावर्स आर लार्ज इनफ, तो हम लोग क्या कर सकते हैं उसका? इमैस्कुलेशन. इमैस्कुलेशन वर्ड का मतलब क्या होगा? वी आर गोइंग टू रिमूव दी मेल पार्ट. इमैस्कुलेशन वर्ड का मतलब क्या होगा? वी कैन रिमूव दी मेल पार्ट. एंड क्रॉस पॉलिनेशन इज पॉसिबल. हम लोग क्या कर सकते हैं उनको? क्रॉस पॉलिनेशन. समझा आपको क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब क्या होगा?
क्योंकि हम लोग किसी और का, क्योंकि उसका स्टेमेंस रिमूव करे कोई और प्लांट से स्टेमेंट, जैसे हमारे पास बहुत अच्छा एग्जांपल था अनुराग एंड आदर्श। सो एक प्लांट को अगर इमैस्कुलेट किया दूसरे प्लांट से पोलन ग्रेन्स लाके वी कैन यूज़, तो ईजिली इमैस्कुलेट कर सकते हैं। फ्लावर्स बड़े हैं तो आराम से फोर्सेप्स से रिमूव कर सकते हैं स्टेमेंस। फोर्थ पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट वन, फोर्थ पॉइंट इज इट हैज़ 7 pairs ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। क्या है उसके पास? 7 pairs ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, 7 pairs ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स है। अभी हम लोग नेक्स्ट पढ़ने वाले 7 pairs ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स कौन से हैं वो हम लोग देखते हैं। 7 pairs ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स भी साथ में, इसको बाद में लिख लेंगे, ये इधर सेव हो गया, डोंट वरी। 7 pairs ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, व्हेन वी से 7 pair मतलब एक्चुअली कितने कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स है? 14, ठीक है 14। आप इसमें ना कुछ वर्ड्स है वो सीखो, इसका 2 मार्क का क्वेश्चन है ये, दिस इज़ अ 2 मार्क क्वेश्चन फॉर एग्जाम। व्हाट आर दी 7 pairs? 7 pairs नहीं पहले हम पूछेंगे, उन्हें गिव दी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स विच आर प्रेजेंट इन गार्डन पी, which are the contrasting characters which are present in garden P. 7 pairs of contrasting characters, 7 pairs of contrasting characters. So here we can make a chart as, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिखेंगे character, here we are going to write the character and here we are going to have the main which is the word dominant. डोमिनेंट वर्ड का मतलब क्या होता है? जो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रभावशाली, विच इज़ एन इन्फ्लुएंशियल कैरेक्टर। जो इन्फ्लुएंशियल कैरेक्टर है ना उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डोमिनेंट कैरेक्टर। व्हाट वी विल कॉल दैट एज डोमिनेंट कैरेक्टर। फाइन। सो अभी जब भी हम लोग 7 pairs ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लेते हैं, सो व्हाट वी कैन सी, हम लोग जब भी देखते हैं तो उसमें होता क्या है? तो फर्स्ट हम लोग फर्स्ट लेंगे, फर्स्ट इज़ नथिंग बट हाइट। पहला क्या लेंगे? हाइट ऑफ द प्लांट। हाइट कैसा है? हाइट, फर्स्ट कैरेक्टर हाइट लेंगे। सेकेंड विल बी द कलर ऑफ द फ्लावर, कलर ऑफ द फ्लावर। द थर्ड विल बी ऑल्सो अबाउट द फ्लावर विच इज़ द पोजिशन ऑफ द फ्लावर। क्या आएगा बोलो? पोजिशन ऑफ फ्लावर। Then will be about the seed. We have seed, shape, seed, color. Then is about the seeds. Seed, shape, seed, color. Seed, shape, seed, color. 6th and 7th are about the pod. Pod क्या होता है? जो मम्मी वटाना खरीद के लाती है उसको पॉड बोलते हैं, जिसमें से छील के मम्मी अंदर से पीस मटर निकालते हैं। तो पॉड, शेप, पॉड, कलर। तो कितने कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स है हमारे पास? 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स है। एक बार देखते हैं, बोलो फर्स्ट वाला कौन सा है? हाइट। सेकेंड कौन सा है? यस, आगे। देन इज दी सीड, शेप, सीड, कलर, पॉड, शेप। ओके, सातों कैरेक्टर्स याद हो गए? ओके, बिना देख के कौन बताने वाला है हम लोग को? यस प्रदीप बेटा बोलो। हाइट और बीच में से चलेगा नहीं, बोलो। height, color of flower, position of flower, seed का color, shape का shape, pod का shape, color and pod का shape। अच्छा सुनो, मैंने इसको क्यों मना किया बीच में से बताने के लिए? क्योंकि आप बीच में से बताओगे तो आपका ही लिंक खराब होगा, मेरा कुछ नहीं जाता है। लिखना तो कोई भी ऊपर नीचे कैसे भी लिखो, इट्स ओके। बट सी व्हेन वी सी अ प्लांट, हाइट, बाद में देखा कलर ऑफ द फ्लावर, फ्लावर देख लिया कि क्या कलर है, फिर पोजीशन ऑफ द फ्लावर, पोजीशन ऑफ द फ्लावर देखा, फ्लावर के बाद में क्या आना है? सीड, सीड का पहले शेप फिर कलर, पॉड, शेप, पॉड, कलर, सीड, शेप, सीड, कलर, पॉड, शेप, पॉड, कलर, हाइट, कलर ऑफ द फ्लावर, पोजीशन ऑफ द फ्लावर, सीड, शेप, सीड, कलर, पॉड, शेप, पॉड, कलर। वेरी गुड। रिपीट करो बेटा। शाबाश। न्यू एडमिशन
नाम क्या है आपका बेटा? सुमेदा, सुमैया, ओके सुमैया, बोलो बेटा। Color of the flower, position of the flower, seed color, seed shape, pot color, pot shape. वेरी गुड, ठीक है। सो लेट्स मूव। फाइन, व्हेन वी सी हाइट, जब भी हम लोग देखते हैं ना हाइट, तो क्या हो सकता है हाइट? हाइट वी कैन हैव इट एज, वी कैन हैव द हाइट एज टॉल विच इज़ डोमिनेंट कैरेक्टर, और यहाँ पे डॉर्फ बोलेंगे, डॉर्फ विच इज़ अ रिसेसिव कैरेक्टर, ठीक है। कलर ऑफ द फ्लावर में ना वी हैव टू ऑप्शन, इट कैन बी वॉयलेट और इट कैन बी रेड, ठीक है, वॉयलेट, बट वॉट वी वुड बी स्टडिंग इन द क्रॉसेस इज वुड बी रेड, आई वुड बी यूजिंग इज रेड कलर। वॉयलेट भी होते हैं कलर, रेड भी होते हैं, ठीक है। सो वी कैन हैव वॉयलेट और वी कैन हैव रेड, और जब भी हम लोग देखेंगे रिसेसिव तो दैट इज़ वाइट। रिसेसिव कैरेक्टर कौन सा है? वाइट। तो फ्लावर जो कलर्ड रहता है ना वो डोमिनेंट कैरेक्टर है, और वाइट कलर रहेगा तो रिसेसिव। पोजीशन ऑफ द फ्लावर, फ्लावर अगर दोनों साइड पे रहेगा, दोनों बाजू में झाड़ के, मैं स्टेम हूँ, दोनों झाड़ जगह पे रहेगा तो उसको एक्सियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक्सियल। एंड इफ इट इज एट द एंड इट इज कॉल्ड एज टर्मिनल। So a plant having flower on both the sides is much better. मतलब axial flowers are better. क्यों? If the flowers are axial, the plant is left for more growth. बट रिसेसिव कैरेक्टर कौन सा है? टर्मिनल फ्लावर। तो कौन सा डोमिनेंट है बोलो? एक्सियल। क्योंकि एक्सियल फ्लावर्स रहेंगे तो प्लांट और भी ग्रो करेगा, ऊपर का अपर पार्ट इज रेडी फॉर मोर ग्रोथ। वेयरएज इफ द फ्लावर इज टर्मिनल, सो फ्लावर का ग्रोथ क्या हो जाएगा? रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा। सो टर्मिनल। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा? यहाँ पे वी आर गोइंग टू हैव एक्सियल, एंड यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास? टर्मिनल। एक्सियल एंड टर्मिनल। सीड शेप, जब भी हम बोलते हैं सीड, सीड का शेप इज द राउंड वन विच इज डोमिनेंट, एंड द रिसेसिव वन इज द रिंकल्ड। रिसेसिव वन क्या होता है? रिंकल्ड। सीड कलर, सीड मतलब जो वटाना सूखने के बाद कौन सा कलर हो जाता है? सो दैट इज सीड कलर, ठीक है। एंड जो रिसेसिव होगा दैट इज ग्रीन। अभी पॉड इसका उल्टा है। मम्मी मार्केट से जो लेके आती है वटाना ऐसे फुगे फुगे लेके आती है, ये मम्मी एकदम चपटे ढूंढ के लेके आते हैं। वेरी गुड। फुगे फुगे मेरी तरह उसको बोलेंगे इन्फ्लेटेड। क्या बोलेंगे उसको? एंड बहुत ही पतले रहेंगे तो क्या बोलेंगे उसको? कंस्ट्रिक्टेड। क्या बोलेंगे उसको? कंस्ट्रिक्टेड। खाते पीते घर के लोग क्या रहेंगे? इन्फ्लेटेड, ठीक है। सो और दूसरे क्या है? कंस्ट्रिक्टेड। पॉड कलर, मम्मी मार्केट में एकदम हरे हरे वटाने खरीद के लाती है पॉड, या पुराने सूखे सूखे? सो दिस इज पॉड कलर हैज़ टू बी ग्रीन। येलो वाले तो नहीं लाती ना तुम्हारी मम्मी? देखो येलो, यहाँ पे ग्रीन आएगा और यहाँ पे क्या आएगा? येलो। अभी ये जो भी हमने ऑरेंज में लिखे हैं, ठीक है, डोमिनेंट और रिसेसिव कैरेक्टर्स, वो सबको हम लोग बोलते हैं phenotype. What is called? It is called as phenotype. When we say the word phenotype, it is the external appearance. It is the external appearance, or we can say visible characters. Visible characters in an organism, external appearance or visible characters in an organism. So when you look at me, तुम लोग कंपेयर अगर करोगे मेरे को प्रदीप के साथ, तो तुम लोग बोलोगे he is tall, I am dwarf. हील्स पहना है, ठीक है। So he is tall, I am dwarf. You are tall, I am dwarf. So that is nothing but external appearance और visible character है, दिखने वाला कैरेक्टर। क्या है? दिखने वाला कैरेक्टर। So we are lucky we are dwarf. Who will purchase these heels if we would also be tall? Males पहनेंगे क्या? नहीं, we are lucky we are height is less. Take everything positively, ठीक है। Okay. सो जो भी विजिबल कैरेक्टर है, विजिबल एक्सटर्नल अपीयरेंस और विजिबल कैरेक्टर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? फिनोटाइप। उसको क्या बोलेंगे? फिनोटाइप। अभी फिनोटाइप हो गया। जीनोटाइप लिखने का टेक्निक मिथिल पता है आपको? ठीक है, वेरी नाइस। नहीं पता तो
फाइन, जीनोटाइप लिखने का टेक्निक ये है, पहले तो ब्रैकेट में लिखा जाता है, जो डोमिनेंट कैरेक्टर है उसका फर्स्ट अल्फ़ाबेट देखा जाएगा, वो अल्फ़ाबेट को 2 बार कैपिटल लिखेंगे। 2 बार क्यों लिख रहे कैपिटल? इट इज़ बिकॉज दे आर कॉल्ड एज अलील। इसको अलील बोलते हैं, इसके बाद वाला टॉपिक आएगा अलील, दैट इज कॉल्ड एज अलील, एंड दीज अलील्स आर इन पेयर्स। अलील्स आर नॉट इन पेयर्स, अलील्स 2 रहते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज पेयर। अलील इज दे आर इन पेयर्स, मतलब 2 रहते हैं, ठीक है, क्योंकि वी आर व्हाट, वी आर डिप्लॉयड, हम लोग क्या है, डिप्लॉयड। 46 क्रोमोसोम बट 23 के 2 पेयर्स है, 23 क्रोमोसोम्स के 2 पेयर्स। सो कैसे लिखते हैं डोमिनेंट वाले का? ब्रैकेट डालेंगे, फर्स्ट लेटर देखेंगे, 2 बार लिखेंगे उसको कैपिटल, कैपिटल टी। जो यहाँ पे डोमिनेंट के लिए दोनों कैपिटल लिखे, रिसेसिव के लिए वही शेम टू शेम छोटा लिखना है, ठीक है। इफ़ यू डोंट राइट छोटा तो शेम ऑन यू। देखो यहाँ पे शेम टू शेम लिखना है, वी हैव टू राइट इट सेम एग्जैक्टली, कैपिटल टी एंड देयर विल बी स्मॉल टी। सो आई थिंक अभी बाकी सब आप भी भर सकते हो। यहाँ पे अगर वॉयलेट लिया तो क्या आएगा? कैपिटल वी। अगर रेड लिया तो क्या आएगा? कैपिटल आर। वील टेक रेड बिकॉज नॉर्मली फॉर आंसर्स वी आर गोइंग टू यूज रेड। हम लोग रेड यूज़ करेंगे, इस करके रेड लेते हैं। और यहाँ पे क्या आएगा बोलो? छोटा आर। यहाँ पे क्या आएगा? बड़ा ए। यहाँ पे आएगा छोटा ए। बड़ा ए, छोटा ए। यहाँ पे राउंड है तो क्या आएगा? बड़ा आर। यहाँ पे ठीक है। द क्वेश्चन विच इज कमिंग इन योर माइंड्स इज, रेड के लिए भी बड़ा आर और उसके लिए भी, राउंड के लिए भी बड़ा आर। तो बच्चा लोग वेरी इंपॉर्टेंट थिंग रिमेंबर, कभी भी पहले फिनोटाइप लिखा जाता है, बाद में जीनोटाइप लिखा जाता है आंसर में। तो फिनोटाइप रेड पहले लिखा गया है, बाद में उसका जीनोटाइप लिखा है। तो जो रूल ही है ये लिखने का, तो दोनों सेम है, तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोनों का सेम है, क्योंकि पहले दोनों का फिनोटाइप अलग है ना। दिस आर इज़ फॉर रेड एंड दिस बड़ा आर इज़ फॉर, तो फ़र्क आता है, ठीक है। अभी येलो के लिए क्या आएगा? बड़ा वाई। ओ बच्चा लोग, छोटा वाई हैज़ टू बी कर्सिव राइटिंग, वरना आई हैव वेरी नाइस, बच्चा लोग ऐसे लिखेंगे तो दोनों सेम ही दिख रहे हैं। व्हेन यू राइट छोटा वाई यू हैव टू राइट इट कर्सिव, ताकि छोटा दिखाई दे, ठीक है, स्मॉल वाई। अभी इसके लिए क्या बोलेंगे? इन्फ्लेटेड के लिए जल्दी बोल। बड़ा आए, छोटा आए। ये अच्छा लग रहा है बोल के, ठीक है। अभी नेक्स्ट बोलो, बड़ा जी, छोटा जी। फाइन। नाउ व्हेन वी सी दी जीनोटाइप का डेफिनेशन क्या आएगा? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ जीनोटाइप? जीनोटाइप मीन्स इट इज द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है किसका? ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। Means it is nothing but the alleles and the genetic makeup of an organism is called as जीनोटाइप। सो जो भी दिखने वाले कैरेक्टर है उसको फिनोटाइप बोलेंगे, जो नहीं दिख रहे उसको क्या बोलेंगे हम? फाइन। सो you have to write this previous slide, right? If question is asked the 7 pairs of contrasting characters in pea plant, तो टेबल ही ड्रॉ करके लिखना है। एंड टेबल ना आधा ये पेज पे आधा वो पेज पे नहीं, एग्जाम में पेज कम रहेगा ना, जगह कम रहेगी, 7 एक साथ नहीं आ रहे हैं ना, तो स्टार्ट करना है ना फ्रेश पेज। हाँ, रिमेंबर दिस, टेबल ड्रॉ करके ही बनाना है एंड नीटली होना चाहिए, एक लाइन छोड़ के। प्लीज डू नॉट मेक इट शैबी। फाइन। आफ्टर दिस 7 pairs of contrasting characters, here we can see in this particular figure we can see with the figure diagram में that inheritance of 7 traits in garden pea were studied individually at a time। अभी ना इसमें हम लोग एक इम्पॉर्टेंट आंसर पढ़ने वाले, मेंडल को सक्सेस क्यों मिला? Why did he get success? So he studied कितना? 7 जो pairs of contrasting characters है ना, उसको ये जो 7 traits है गार्डन पी में,
वो उसने कैसे स्टडी किया, इंडिविजुअली स्टडी किया। कैसे स्टडी किया, इंडिविजुअली, वन एट अ टाइम। पहले स्टार्ट किया उसने 1 कैरेक्टर के साथ। जब भी उसने 1 कैरेक्टर के साथ स्टडी किया, दैट इज कॉल्ड एज मोनो हाइब्रिड क्रॉस। उसको क्या बोलते हैं हम, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। व्हेन ही डिड 2 कैरेक्टर्स एट अ टाइम, आई एम रिमेंबरिंग द थिंग जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया एंड आई एम लाफिंग एट माई सेल्फ। ठीक है, तो जब भी उसने 2 कैरेक्टर्स का स्टडी किया, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कैरेक्टर्स और 3 कैरेक्टर्स, व्हाट विल बी कॉल्ड एज, क्या बोलेंगे उसको, एक कैरेक्टर को मोनो हाइब्रिड क्रॉस, तो 2 कैरेक्टर को, 3 को, शाबाश। तो यू ऑल आर वेरी स्मार्ट। ठीक है, सो कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कैरेक्टर्स और 3 कैरेक्टर्स बाद में उसने किया। अभी उसने जो भी उसको आंसर मिला, उसको जो भी डेटा मिला, ठीक है, क्योंकि उसने एक साथ में हज़ारों झाड़ किए ना, थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स। सो जो भी उसको आंसर मिला उसने उसको मैथमेटिकली नोट किया एंड स्टैटिस्टिकली मतलब एक पाई डायग्राम बनाया जिसमें 75% इतने प्लांट्स हैं, 25% इतने प्लांट्स हैं, ये ऐसे स्टैटिस्टिकली बनाया उसने। 50% ये, 25% ये, 25% ये, ऐसे। तो मैथमेटिकली एंड स्टैटिस्टिकली उसने प्रोसेस किया जो भी डेटा था। ठीक है, रेशियोज में फाइंड आउट किया। नाउ दीज आर दी, इफ़ यू कैन सी, सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट होता है हाइट। हाइट में क्या आएगा, टॉल, एंड यहाँ पे क्या आएगा, शॉर्ट लिखा है, डॉर्फ आता है, डॉर्फ। डिफरेंस दिया है इंचेस में हाइट का। तो यहाँ पे पोजीशन ऑफ द फ्लावर, डोमिनेंट कौन सा, एक्सियल, देखो एक्सियल है, और इधर एंड में रहेगा तो क्या बोलेंगे, टर्मिनल। कलर ऑफ द फ्लावर यहाँ पे पर्पल और वाइट दिया है, विच कैन बी रेड और वाइट। सीड का ये पॉड का शेप है इन्फ्लेटेड, और ये चपटा है कंस्ट्रिक्टेड। ये चपटा है कैसा है, कंस्ट्रिक्टेड। कलर क्या है, ग्रीन, और क्या है, येलो। सीड का शेप राउंड, रिंकल्ड। रिंकल्ड सीड देखो कैसा होता है। सीड का कलर क्या है, येलो, और क्या है यहाँ पे, ग्रीन। सो ऑल दिस इज क्लियर, ये मैंने पढ़ा चुकी हूँ ऑलरेडी पहले। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। ये सिर्फ वैसे ही देखना है, वी हैव नथिंग टू राइट। हम लोग को जो लिखना है वो ऑब्वियसली मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, मेंडल ने पोस्टुलेट किया, मीन्स ही गेव दी प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिडिटी। तो मेंडल postulated the principles of heredity, which then became the fundamental laws of heredity as proposed by Correns। यहाँ पे सिर्फ कार्ल कोरेंस का नाम दिया हुआ है, ना ह्यूगो डी व्रीज का नाम है, ना एरिच टेशमार्क का नाम है। सो फंडामेंटल लॉज ऑफ हेरिडिटी आया, विच वॉज प्रपोज इन द ईयर 1900s। बाद में वो बने फंडामेंटल लॉज ऑफ हेरिडिटी। अभी ये जो मेंडल है उसने किया क्या, देखो, ही विजुअलाइज दैट द ट्रेड्स आर नॉट इनहेरिटेड फिजिकली बट इट इज़ ड्यू टू, उसने क्या देखा, क्या जो पेरेंट्स अगर लिए, मैं एक एग्जांपल देती हूँ। पेरेंट्स उसने लिए रेड और वाइट, ठीक है, रेड और वाइट लिए, मेल को रेड लिया, फीमेल को वाइट लिया, ठीक है, उसको आपस में क्रॉस किया, तो फर्स्ट जनरेशन में सब रेड मिले। वो बोल रहा है मैंने मेल रेड लिया है, फीमेल वाइट लिया है, फर्स्ट जनरेशन में सब रेड कैसे मिले? तो उसका आंसर ही ये है, उसने देखा जो ट्रेड्स है ना वो इनहेरिट सिर्फ फिजिकली नहीं हो रहे हैं, इट इज़ बिकॉज ऑफ समथिंग विच इज़ प्रेजेंट। समथिंग म्हणजे काय त्याला माहिती नव्हता, उसको मालूम नहीं था व्हाट वाज दैट समथिंग। तो ठीक है, सिर्फ देखा उसने वो ट्रेड्स जो थे ना फिजिकली नहीं थे, इट वॉज नॉट बिकॉज ऑफ सब्सटेंस विच इज़ प्रेजेंट आउटसाइड, इट इज़ बिकॉज ऑफ समथिंग दैट इज़ प्रेजेंट कहाँ पे, इनसाइड द गैमेटिक सेल। एंड वेयर inside the gametic cell, you know it is inside the nucleus obviously। to this something उसने पहले क्या नाम दिया, फैक्टर। ये फैक्टर हम लोग को पहले पढ़ना है, फैक्टर क्या होता है मैं बताती हूँ अभी तुरंत बाद। तो उसने क्या बोला, उसको नहीं पता था ये गैमेट के सेल के न्यूक्लियस के अंदर क्या चीज़ है, तो उसने उसको फिलहाल नाम क्या दिया था, फैक्टर नाम दिया था। क्या नाम दिया था, दैट वर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सप्रेशन ऑफ अ पर्टिकुलर ट्रेट और कैरेक्टर। उसने बोला ये फैक्टर है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, एक्सप्रेशन हो रहा है किसका, ऑफ अ पर्टिकुलर ट्रेट और पर्टिकुलर कैरेक्टर। He proposed that factors are particulate in nature, means they are individual particles। आज हम लोग फैक्टर नहीं पढ़ते, we are not studying the word factor, what we are studying, we are calling those things as genes। कोई भी कैरेक्टर अगर पर्टिकुलर प्लांट में आ रहा है तो पहले क्या बोला, वो फैक्टर की वजह से आ रहा है, पहले क्या बोला था, वो फैक्टर की वजह से आ रहा था, बट बाद में क्या मालूम पड़ा, वो फैक्टर नहीं है, वो क्या है, जीन्स है। फैक्टर्स पार्टिकल बोले थे, वो कौन है, वो जीन्स। तो जीन्स के बारे में पढ़ना है। दीज फैक्टर्स मतलब ये जो जीन्स होते हैं ना वो पेयर में होते हैं, पेयर मीन्स टू,
दे आर प्रेजेंट इन द पेरेंट्स, दे सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। ये सब क्या है वो हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं व्हाट इज़ अ फैक्टर। व्हाट इज़ दी फैक्टर? फैक्टर वर्ड का मीनिंग क्या है? व्हाट इज़ दी वर्ड का मीनिंग फैक्टर? फैक्टर मीन्स इट इज़ अ पार्टिकल which is present in an organism. Factor is the particle present in an organism which is responsible for inheritance, and expression of a particular character, किसका एक्सप्रेशन ऑफ अ पर्टिकुलर कैरेक्टर? मतलब ये फैक्टर की वजह से क्या होता है? इनहेरिटेंस आता है। इनहेरिटेंस मतलब पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स के पास। फैक्टर की वजह से क्या हो रहा है? इनहेरिटेंस हो रहा है, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स के पास आ रहे हैं। एंड क्या हो रहा है? एक्सप्रेशन हो रहा है किसका? ऑफ अ पर्टिकुलर कैरेक्टर। देयर इज द एक्सप्रेशन ऑफ अ पर्टिकुलर कैरेक्टर। बाद में मालूम पड़ा फैक्टर मतलब क्या होता है? जीन। तो जीन के बारे में हम लोग बोलेंगे। मैंने आपको क्या बताया था? जीन से छोटा क्या होता है? डीएनए। तो व्हाट इज जीन? जीन मतलब एक सेगमेंट ऑफ डीएनए। शाबाश। जीन का मतलब है इट इज़ अ सेगमेंट ऑफ डीएनए। इट इज़ अ सेगमेंट ऑफ डीएनए। फिर उसके बाद में यहाँ से स्टार्ट करना है पूरा सेम टू सेम। मतलब क्या लिखेंगे? रिस्पॉन्सिबल फॉर, सेम लिखेंगे आप, रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेंस एंड एक्सप्रेशन ऑफ अ पर्टिकुलर कैरेक्टर। इनहेरिटेंस एंड एक्सप्रेशन ऑफ अ पर्टिकुलर कैरेक्टर मतलब फैक्टर और जीन क्या है बच्चा लोग? सेम। फैक्टर एंड जीन क्या है? सेम। फैक्टर के बारे में बोला था क्या? पार्टिकल प्रेजेंट है। एंड जीन क्या है? सेगमेंट ऑफ डीएनए। जीन क्या है? सेगमेंट ऑफ डीएनए। प्लीज राइट दीज टू डेफिनेशंस। फाइन, लेट्स मूव अहेड। यहाँ पे हम लोगों ने लास्ट लाइन देखा नहीं था बच्चा लोग क्लियरली, इफ़ यू रिमेंबर। ये जो फैक्टर्स रहते हैं ना, ये कैसे रहते हैं? पेयर में रहते हैं। दे आर प्रेजेंट इन अ पेयर। उससे हमारा नेक्स्ट डेफिनेशन आएगा अलील्स। नेक्स्ट डेफिनेशन आएगा अलील्स। दीज फैक्टर्स आर इन पेयर्स एंड किससे मतलब पेरेंट्स में पेयर में रहते हैं। देखो अपने फादर के पास भी 46 क्रोमोसोम है, मदर के पास भी 46 क्रोमोसोम है। तो उन लोगों के पास ये जो जीन्स रहते हैं पेयर में रहते हैं। और कभी क्या होता है? वो सेग्रीगेट होते हैं। फादर से 23 का सेट आता है, मदर से 23 का सेट आता है। दे सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। मतलब फादर के गैमेट में ओनली 23 क्रोमोसोम्स, मदर्स गैमेट विल ऑल्सो कंटेन ओनली 23 क्रोमोसोम्स। ठीक है, विदाउट ब्लेंडिंग और मिक्सिंग, सीधा वो अलग होते हैं। वन सेट ऑफ क्रोमोसोम फादर से आता है, वन सेट ऑफ क्रोमोसोम मदर से आता है। दोनों में 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स थे एंड बाद में क्या हो गया? वो सेग्रीगेट हो गए एंड दोनों के गैमेट्स में क्या था? 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम। ओके, थैंक यू सो मच। These people are there. 1900 में we have Carl Correns. This is Gregor John and Mendel. This is Carl Correns. This is Hugo de Vries. This is Erich von Teschmark. Teschmark spelling was right first. It's change करो spelling please. Teschmark का spelling is this one. हाँ, वेरी नाइस। लिखा नहीं था तो लिख लो। उन्होंने रीडिस्कवर किया था एंड कंफर्म किया था मेंडल्स लॉ। और ईयर कौन सा था? 1900। 1900 में उन्होंने क्या किया था? उन्होंने ये रीडिस्कवर किया था। नेम इज कार्ल कोरेंस, हुगो डी व्रीज, एरिच वॉन टेश्मार्क। वी कैन बेसिकली से लास्ट आंसर फॉर द डे, रीजन्स फॉर मेंडल सक्सेस। व्हाट इज़ द रीज़न वाई मेंडल गॉट सक्सेस? सो ओके, इसके बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ सम बेसिक टर्मिनोलॉजीज लाइक अलील्स, डोमिनेंट, रिसेसिव, एंड देन हाउ दिस मेंडल स्टार्टेड मेकिंग क्रॉसेस। उसने सबसे पहले 1 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर से स्टार्ट किया। तो वी आर गोइंग टू स्टडी मोनोहाइब्रिड क्रॉस, देन वी आर गोइंग टू स्टडी मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बाद ना, वो तो 9th में भी पढ़ा था, 12th में पढ़ के क्या पढ़ने वाले हो ज़्यादा? येस, बहुत कुछ पढ़ना है बच्चों। पहले हम लोग ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा था। वी आर गोइंग टू से मेंडल्स फर्स्ट लॉ एंड मेंडल्स सेकेंड लॉ पढ़ने वाले हम लोग।
मेंडल्स फर्स्ट लॉ एंड मेंडल्स सेकेंड लॉ। जो मेंडल्स फर्स्ट लॉ है ना, लॉ ऑफ डोमिनेंस, वो भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे बेस्ड है। मेंडल्स सेकेंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इज ऑल्सो बेस्ड ऑन मोनोहाइब्रिड क्रॉस। सो मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ के हम लोग 2 और आंसर पढ़ने वाले हैं, मेंडल्स फर्स्ट लॉ एंड मेंडल्स सेकेंड लॉ। बाद में हम पढ़ेंगे डाईहाइब्रिड क्रॉस, उससे क्या पढ़ेंगे, मेंडल्स थर्ड लॉ। मेंडल्स थर्ड लॉ इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। आपने बोला मेंडल्स फर्स्ट सेकेंड थर्ड, वो समझ में आया, बाकी क्या बोला वो पता नहीं चला। मेंडल्स फर्स्ट लॉ इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ डोमिनेंस, क्या बोलते हैं उसको, मेंडल्स सेकेंड लॉ इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, क्या बोलते हैं उसको, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मेंडल्स थर्ड लॉ इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, क्या बोलते हैं उसको, तो थर्ड लॉ को मैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बोलते हैं, ठीक है। सो रीजंस फॉर मेंडल सक्सेस, फर्स्ट दैट ऑल हिज एक्सपेरिमेंट्स, पहले वो एम और टेबुलर फॉर्म पहले ही बना के रखता था। हिज एक्सपेरिमेंट्स वो केयरफुली प्लान्ड एंड इन्वॉल्व लार्ज सैम्पल्स, एक साथ में थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स ग्रो करता था देखने के लिए, ताकि आंसर राइट मिल रहा है क्या नहीं। आप 3 बार एक्सपेरिमेंट करके थक जाते हो, 3 बार क्यों, ये इसने एक ही एक्सपेरिमेंट 1000 टाइम्स रिपीट किए। हिज एक्सपेरिमेंट्स वो केयरफुली प्लान्ड एंड इन्वॉल्व लार्ज सैम्पल्स, बड़े बड़े सैम्पल्स थे उसमें, ठीक है। सेकेंड, उसने केयरफुली नोट किया, ही केयरफुली नोटेड द नंबर ऑफ प्लांट्स ऑफ ईच टाइप, मतलब उसने जो भी आंसर्स मिला वो केयरफुली नोट किया द नंबर ऑफ प्लांट्स ऑफ ईच टाइप एंड एक्सप्रेस देयर रिजल्ट, कैसे, इन द फॉर्म ऑफ रेशियो। तो जो आंसर मिला उसने रिकॉर्ड किया द नंबर ऑफ प्लांट्स ऑफ ईच टाइप एंड बाद में उसने रिजल्ट कैसे एक्सप्रेस किया, इन द फॉर्म ऑफ रेशियोज। थर्ड, फर्स्ट पॉइंट समझा आपको, एक्सपेरिमेंट्स वर केयरफुली प्लान एंड इन्वॉल्व लार्ज सैम्पल्स। सेकेंड, ही केयरफुली रिकॉर्डेड द नंबर ऑफ प्लांट्स ऑफ ईच टाइप एंड एक्सप्रेस देयर आंसर्स एज रेशियो। रिजल्ट को आंसर कैसे, रिजल्ट को आंसर बोलेंगे कैसे मिला था, एज रेशियो। थर्ड, अभी पी प्लांट्स में वी कैन से जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है ना वो ईजिली रिकग्नाइजेबल है। ईजिली रिकग्नाइजेबल क्यों बोल रहे हैं, सीड राउंड है, रिंकल्ड है, सीड ग्रीन है, येलो है, सब रिकग्नाइजेबल है, हर कैरेक्टर फिनोटिपिकली दिखता है, बाहर से दिखता है। तो इन पी प्लांट दीज कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आर ईजिली रिकग्नाइजेबल, विच मीन्स इट इज सिंपल टू सी ऑल द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, दे आर ईजिली रिकग्नाइज्ड। जो 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स है ना वो क्या कंट्रोल करते हैं, दे आर कंट्रोल्ड बाय अ, देखो 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स पढ़े, दे आर कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल जीन ईच, मतलब हर एक अलग अलग जीन कंट्रोल कर रहा था। हाइट का जीन अलग है, कलर ऑफ द फ्लावर का जीन अलग है, सीड शेप का अलग है, मतलब ऑल दी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स इन पी प्लांट्स आर कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल फैक्टर ईच, हर एक का जीन अलग अलग है। और ये जो फैक्टर है ना वो कहाँ पे प्रेजेंट है, लोकेटेड ऑन सेपरेट क्रोमोसोम्स, अलग अलग क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट है। जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ, हमारी बॉडी में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है, सबको मालूम है। 22 पेयर को ऑटोसोम बोलते हैं, वो भी मालूम है। 1 पेयर को क्या बोलते हैं, सेक्स क्रोमोसोम। और जो 22 पेयर है ना ऑटोसोम के, वो क्या डिटरमाइन करते हैं, अपना बॉडी कलर, हेयर कलर, स्किन कलर, आई कलर, नोज शेप। अभी ये जो भी कैरेक्टर्स है अलग अलग क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है। वैसे ही यहाँ पे जो 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स है ना दे आर कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल फैक्टर ईच एंड दीज फैक्टर्स आर प्रेजेंट कहाँ पे, ऑन सेपरेट क्रोमोसोम्स, सेपरेट क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट है एंड दे आर गेटिंग ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू दी नेक्स्ट जनरेशन। और उसने कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया किसका, ऑफ डोमिनेंस, एंड the one which gets expressed in the first generation is called as dominant and the one which is not expressed in the first generation is called as. So next time I want people to study 3 answers and come. Reasons for selecting Mendel Garden P, 7 pairs of contrasting characters and a reasons for Mendel success, ये by heart करना है. This answer is important. जो second है 7 pairs of contrasting characters, वो answer important है. और ये वाला reasons for Mendel success, ये answer भी important है. ये दोनों by heart करके आना है आपको next time, ठीक है.